छोड़ो, चलो मिलते हैं। यंग मास्टर जैसी हैसियत वाले किसी व्यक्ति को बटलर मिलना सामान्य बात है। ये सोचते हुए मोहन ने झिझकना बंद कर दिया, खड़ा हुआ और दरवाज़ा खोल दिया। टीचर विपिन, हम? आप कौन हैं? अपने सामने अपरिचित मोटे आदमी को देखकर मोहन हैरान हो गया। मोहन ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया। मैं बटलर मोहन हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं और युवा मास्टर से मिलने के लिए यहाँ क्यों आए हैं? वह नहीं जानता था कि यह मित्तल परिवार का मुखिया था, जो 3 महान परिवारों में से एक था। आह, आप बटलर मोहन हैं। संजय मित्तल ने शिष्टाचार का जवाब दिया। मैं संजय मित्तल हूँ। मुझे आश्चर्य है। क्या टीचर अंदर है? मुझे डर है कि यंग मास्टर यहाँ नहीं है। मोहन ने अपना सिर हिलाया। संजय मित्तल ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि टीचर कब लौटेंगे? मोहन ने जवाब दिया, मुझे यह नहीं पता। अगर मिस्टर लियो के पास कोई ज़रूरी काम है तो आप पहले मुझसे बात कर सकते हैं। जब यंग मास्टर वापस आएंगे तो मैं उन्हें इसकी सूचना दे सकता हूँ। एक पल की हिचकिचाहट के बाद संजय मित्तल ने कहा, आज सुबह मैंने अनजाने में टीचर को नाराज कर दिया। मैं यहाँ व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने आया हूँ। यंग मास्टर को नाराज कर दिया? मोहन, जो मुस्कुरा रहा था, तुरंत रुक गया और अपना सिर हिलाया। मुझे खेद है, लेकिन मैं उस तरह का संदेश नहीं दे सकता। कुछ भी न जानते हुए वह स्वाभाविक रूप से सहमत नहीं हो सकता था, अन्यथा वह यंग मास्टर बहुत अधिक अपमानित करेगा। अगर वह किसी मीटिंग के लिए सहमत होता तो यह निश्चित रूप से उचित नहीं होता। तो क्या मैं उसके लौटने तक आंगन में उसका इंतजार कर सकता हूं? संजय मित्तल ने हिचकिचाते हुए कहा। बिल्कुल नहीं। मोहन ने अपना सिर हिलाया। टीचर का घर बहुत छोटा है, वहां कोई जगह नहीं है। वापस चले जाइए। यह कहकर मोहन ने आंगन का दरवाजा बंद कर दिया। आंगन का दरवाजा इस तरह बंद होते देख संजय मित्तल थोड़ा चकित हो गया। उसे लगा कि उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वह मित्तल परिवार का मुखिया था, जो 3 बड़े परिवारों में से एक था, और उसने मिलने से मना कर दिया था। न केवल वह किसी से मिलने में विफल रहा, बल्कि उसे एक बटलर ने बाहर भी रोक दिया। उसने बचपन से ऐसा कभी अनुभव नहीं किया था। उसका चेहरा लाल हो गया। जब वह सोच रहा था कि चले जाऊं या रुकूं, तो उसने अंदर से पहले वाले मोटे आदमी की आवाज सुनी। यहां माफी मांगने आए हो, है ना? आवाज धीमी थी, मानो वह अपने आप से कुछ बुदबुदा रहा हो। संजय मित्तल स्तब्ध रह गया। चूंकि वह माफी मांगने आया था, इसलिए ऐसा रवैया बनाए रखने से कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी। एक स्वर्ग के मास्टर, उसके लिए सब कुछ त्याग देना उचित है। बिना ज्यादा हिचकिचाहट के संजय मित्तल ने फिर से दरवाजा खटखटाया। एक क्षण के बाद दरवाजा एक बार फिर खुला और की भौहें कसकर सिकुड़ गईं। क्या कुछ और है? यह इस तरह है। संजय मित्तल ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक डेस्टिनी डिस्क निकाली और उसे सौंप दिया। मुझे पता है कि टीचर दिव्य ऊर्जा को अवशोषित करना चाहते हैं, इसलिए मैंने विशेष रूप से माफी के प्रतीक के रूप में देने के लिए एक डेस्टिनी डिस्क तैयार की है। डेस्टिनी डिस्क? मोहन ने इसे सहजता से लिया और फिर से दरवाजा बंद कर दिया। आंगन के अंदर से आवाज आई, अच्छा, मुझे नरम दिल और अच्छे काम करने के लिए किसने कहा? मैंने इसे स्वीकार कर लिया, और जब यंग मास्टर वापस आएंगे तो मैं आपके इरादे बता दूंगा। वैसे आपका नाम फिर से क्या है? मुझे
संजय मित्तल, जिसका गुस्सा अभी दबा था, फिर से भड़क उठा। तुमने अभी अभी कहा कि इसमें कोई ईमानदारी नहीं है, और अब मैंने तुम्हें डेस्टिनी डिस्क दे दी है, फिर भी तुम दरवाजा बंद रखते हो। इसका क्या मतलब है? मुख्य बात यह है कि मित्तल परिवार के मुखिया के रूप में व्हाइट रॉक सिटी में कौन उसे नहीं जानता होगा। मेरा नाम पूछना जानबूझकर अपमान करना है। उसका चेहरा गुस्सा से थोड़ा हरा हो गया, लेकिन वह यह भी समझ गया कि वह सचमुच दूसरे पक्ष को नाराज नहीं कर सकता। यह मोटा आदमी वास्तव में कुछ खास नहीं था, लेकिन उसने पहले ही एक बार टीचर को नाराज कर दिया था और फिर से उन्हें नाराज कर रहा था। वास्तव में सुलह के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। अपने गुस्से को दबाते हुए वह अपना नाम बताने ही वाला था कि आंगन के अंदर से धीमी आवाज फिर से सुनाई दी। क्या यह माफी के तौर पर सिर्फ डेस्टिनी डिस्क है? आजकल लोग वाकई स्वर्ग के मास्टर को इम्प्रेस करना नहीं जानते हैं। संजय मित्तल का गुस्सा तुरंत शांत हो गया। एक बार जब विपिन डेस्टिनी हॉल में प्रवेश करता है और एक पंजीकृत स्वर्ग का मास्टर बन जाता है, तो उसके हाथों में शक्ति बहुत अधिक होगी। उस समय केवल एक शब्द के साथ मित्तल परिवार डेस्टिनी डिस्क प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है, और उनके लिए 3 महान परिवारों से बाहर निकलना आसान होगा। गहरी सांस लेते हुए उसने फिर से दरवाजा खटखटाया। जब आंगन का दरवाजा खुला तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, बटलर मोहन, मैं संजय मित्तल हूं। यह एक और डेस्टिनी डिस्क है जिसे टीचर विपिन के लिए भी तैयार किया गया है। मैं शुरू में इसे उन्हें व्यक्तिगत रूप से सौंपना चाहता था, लेकिन चूंकि वे अभी तक नहीं आए हैं, इसीलिए मैं बटलर मोहन को इसे आगे बढ़ाने के लिए परेशान करूंगा। ओह, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से इसे यंग मास्टर को सौंप दूंगा, और आपका नाम संजय मित्तल बताऊंगा, है ना? मोहन ने दूसरा डेस्टिनी डिस्क ले लिया। उसके व्यवहार में सुधार हुआ। संजय मित्तल ने सिर हिलाया। वैसे तुमने यंग मास्टर को कैसे नाराज किया? शायद मैं कुछ शब्दों से तुम्हारी मदद कर सकूं। मोहन ने अपनी छाती थपथपाई। चिंता मत करो, यंग मास्टर मुझे बहुत महत्व देते हैं। वह मेरी बातें जरूर सुनेंगे। मोटे आदमी का आत्मविश्वास देखकर संजय मित्तल ने पहले कहा, यह सिर्फ एक गलतफहमी थी जब आज सुबह मेरी टीचर विपिन से झड़प हो गई थी और हमारे बीच प्रतिस्पर्धा हो गई थी। हाँ, तुमने लड़ाई की? मोहन का गोल मटोल चेहरा तरबूज की तरह लाल हो गया। यह परेशानी वाली बात है। हमारे यंग मास्टर शांत और लो प्रोफाइल नेचर के हैं। हालांकि वे सतह पर विनम्र दिखते हैं, लेकिन उनका दिल बहुत घमंडी है और वे किसी को भी माफ करने के लिए तैयार नहीं हैं जो उन पर हाथ उठाता है। जो बात छोटी लग सकती है, जैसे कि प्रतियोगिता, उसे आसानी से हत्या के रूप में समझा जा सकता है। भूल जाओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छे शब्द नहीं कह सकता। क्यों नहीं? मैं ये 2 डेस्टिनी डिस्क तुम्हें लौटा देता हूं। जैसे ही उसने यह बात कही, मोहन ने 2 डेस्टिनी डिस्क वापस सौंप दी। यह सुनकर संजय मित्तल ने उन्हें वापस लेने की हिम्मत नहीं की, बार बार अपना सिर हिलाते हुए, प्लीज 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 बटलर मोहन, मेरी मदद करें। यहां आपके लिए एक गिफ्ट है, 10,000 ओरिजिन सिक्के। बोलते समय उन्होंने 2 नोट थमाए, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 5,000 था। बिल लेने के बाद मोहन, हालांकि अभी भी उलझन में दिख रहा था, उसने पहले की तरह दृढ़ता से अस्वीकार नहीं किया। ठीक है, भले ही मुझे डांटा जाए, मैं आपको लिए कुछ अच्छे शब्द कहने में मदद करूंगा, लेकिन केवल 2 डेस्टिनी डिस्क के साथ मैं गारंटी नहीं दे सकता कि यह काम करेगा। यदि आपके पास कुछ और हैं, तो मेरे पास बेहतर मौका हो सकता है।
संजय मित्तल ने मुझे मुझे डर हिलाया। है कि ये एकमात्र बचा है। इसका पहले ही उपयोग किया जा चुका है। मेरे पास और नहीं है। वह और भी देना चाहता था, लेकिन यह वस्तु दुर्लभ और महंगी थी। अगर वैभव की यात्रा न होती तो उसे ये तीनों भी नहीं मिलते। इसे मुझे दे दो। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, आखिरी डेस्टिनी डिस्क को मोटे आदमी ने छीन लिया और फिर से दरवाजा बंद कर दिया। उत्सुकता से अंदर से एक आवाज आई, वैसे जब तुमने लड़ाई की थी तो क्या तुमने युवा मास्टर को मारा था? संजय मित्तल को शर्मिंदगी महसूस हुई। नहीं, मैं ही मारा गया था। मोहन ने राहत की सांस ली। यह अच्छी बात है। संजय मित्तल का चेहरा लाल हो गया। रुको, मैंने पहले ही 3 डेस्टिनी डिस्क और 10,000 ओरिजिन सिक्के दे दिए हैं और मैं अभी भी दरवाजे के बाहर फंस गया हूं। जैसे ही वह दोबारा दरवाजा खटखटाने वाला था, अंदर से मोटे आदमी की आवाज आई, अरे, चूंकि यह लड़का इतना ईमानदार है, जब यंग मास्टर बाद में वापस आएगा तो मैं निश्चित रूप से उसके लिए कुछ अच्छे शब्द कहूंगा। मैं उसकी प्रशंसा ऐसे व्यक्ति के रूप में करूंगा जो स्वर्ग में भी दुर्लभ है। एक पल में संजय मित्तल को लगा जैसे उसने कुछ हासिल कर लिया है। 1 मिनट रुको, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साथ धोखा हुआ है। यह एहसास संजय मित्तल को कुछ ही समय बाद हुआ। भले ही वह विपिन से माफी मांगने के लिए यहां आया था, लेकिन उसे 3 डेस्टिनी डिस्क देने की कोई जरूरत नहीं थी। इनमें से प्रत्येक डिस्क की कीमत 4 मिलियन ओरिजिन कॉइन थी और मित्तल परिवार को भी इतनी बड़ी रकम देने में तकलीफ होगी। पहले वह वैभव को एक डेस्टिनी डिस्क देने के लिए सहमत हुआ था, क्योंकि वह इसे आसानी से लाभ के लिए बेच सकता था, लेकिन अब उसे बदले में कुछ भी नहीं मिला था। उसने सब कुछ दे दिया था। अब वह किसी भी चीज के लिए भुगतान कैसे कर सकता था? मुख्य बात यह है कि वैभव राजा भुवनेश्वर का भाग्य रक्षक है। अगर उसे पता चल गया कि मैं अन्य स्वर्ग के मास्टर का पक्ष लेने की कोशिश कर रहा हूं, तो वह निश्चित रूप से बहुत क्रोधित होगा। उसके भीतर घबराहट की लहर दौड़ गई। वैभव से यह पुष्टि होने के बाद कि विपिन वास्तव में एक स्वर्ग का मास्टर था, वह डर गया और रिश्तों को सुधारने के लिए जल्दी से आगे बढ़ा, यह सोचकर कि एक डेस्टिनी डिस्क पर्याप्त होगी। हालांकि मोहन इमोशन से खेलने में बहुत कुशल था और कुछ वाक्यों ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था, जिससे वह अनजाने में अपनी सभी डेस्टिनी डिस्क दे बैठा। अब जब बेचने के लिए कोई डिस्क नहीं है, तो वह भुगतान कैसे करेगा? क्या वैभव उसे इसके लिए भुगतान नहीं करवाएगा? शायद मुझे वापस जाना चाहिए और पहले यह सोचना चाहिए कि वैभव को कैसे खुश किया जाए। जब वह अपने दिल में इस पर विचार कर रहा था, एक परिचित व्यक्ति उसके पास आया और उसने पुष्टि करने के लिए अपनी आंखें जोर से रगड़ी। वैभव, तुम यहां क्या कर रहे हो? वह वास्तव में वैभव को ही प्रसन्न करना चाहता था। संजय मित्तल को भी मौजूद देखकर वैभव ने एक पल के लिए रुककर सच्चाई से जवाब दिया, मैं यहां टीचर विपिन के साथ अच्छे संबंध बनाने आया हूं। आपका क्या? आप अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं? टीचर यहां नहीं है, आंगन में केवल उनका बटलर है। संजय मित्तल ने जल्दी से समझाया। वैभव ने कहा, तो चलो अंदर चलते हैं और इंतजार करते हैं। हम यहां बाहर क्यों खड़े हैं? मैं अभी दस्तक दूंगा। जैसे ही संजय मित्तल ने समझाना शुरू किया, उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। वह अंदर नहीं जा सकता था, लेकिन वैभव जरूर जा सकता था।
एक मास्टर योद्धा के रूप में उसे प्रवेश करने में कोई समस्या नहीं होगी। वे एक साथ अंदर जा सकते थे और बाहर खड़े होकर ध्यान आकर्षित करने से बच सकते थे। यह सोचते हुए वह दरवाजे के पास गया और फिर से खटखटाया। बटलर मोहन, मैं हूं। वैभव यहां टीचर विपिन से मिलने आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमें आंगन में इंतजार करने की इजाजत देंगे। दरवाजा खुला और मोहन प्रकट हुआ। उसके मोटे चेहरे पर उलझन के भाव दिख रहे थे। वैभव? हां, ये वैभव है, डेस्टिनी हॉल से मास्टर योद्धा, संजय मित्तल ने समझाया। मोहन ने सावधानी से देखा। इसने भी यंग मास्टर को नाराज कर दिया। संजय मित्तल के जवाब देने से पहले वैभव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह वास्तव में कोई अपमान नहीं है। मैंने पहले भी कुछ सवाल पूछे थे और हो सकता है कि मैंने उनका सम्मान नहीं किया हो। मैं इस बार उनसे अच्छी बातचीत करने आया हूं ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी दूर हो जाए। ओह, मोहन ने सिर हिलाया। चलो साथ साथ चले। स्पष्टीकरण के बाद वैभव ने संजय मित्तल की ओर देखा और दोनों आंगन की ओर चल दिए। जैसे ही वे पास पहुंचे, बड़े दरवाजे अचानक बंद हो गए, जिससे वे दोनों चौंक गए और उनके चेहरे पर जोरदार धक्का लगा। आप क्या कर रहे हो? वैभव गुस्से से चिल्लाया। भाग्य रक्षक के रूप में किसी भी शहर में प्रवेश करने का मतलब था शहर के स्वामी द्वारा स्वागत किया जाना और एक विशिष्ट अतिथि की तरह व्यवहार किया जाना। एक छोटे से प्रांगण में प्रवेश करने पर केवल बंद दरवाजे का सामना करना न केवल एक शर्मिंदगी थी, यह चेहरे पर एक तमाचा था। जैसे ही वह गुस्से में था, अंदर से मोहन की आवाज आई, आप दोनों को बस बाहर इंतजार करना चाहिए। इतने हंगामे के बाद वे यहां केवल माफी मांगने आए थे और अब इतना विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तुम? वैभव ने अपने दांत पीसते हुए दरवाजा तोड़कर इस बटलर को अपनी बात कहने के लिए तैयार हो गया। तभी उसने अंदर से मोटे आदमी को बड़बड़ाते हुए सुना, मैं मेनली यंग मास्टर की प्रायोरिटीज और कैरेक्टर्स के बारे में बात करना चाहता था ताकि उन्हें चीजों को शाउट आउट करने में मदद मिल सके और यंग मास्टर का साइड प्राप्त हो सके। लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो इसे भूल जाओ। मैं ही पागल हूं जो इनके लिए इतनी परेशानी उठाऊं, जबकि ये लोग मुझे चाय समोसा के पैसे भी नहीं दे सकते। वैभव अवाक रह गया। क्या यह ब्लैकमेलिंग था? नहीं, यह तो सरासर जबरन वसूली थी। संजय मित्तल की पलकें भी फड़कने लगीं। क्या यह मोटा आदमी पागल था? उन्होंने पहले ही उल्लेख किया था कि वैभव एक मास्टर योद्धा था और फिर भी उसने इस तरह बोलने की हिम्मत की। क्या उसे पिटाई का डर नहीं था? जब उसने सोचा कि वैभव इस बात से क्रोधित हो सकता है तो उसने उसे पलटकर देखते हुए देखा। मित्तल कबीले के नेता, मुझे 1 लाख स्रोत सिक्के दे दो। पैसे हमारे खातों से काटे जा सकते हैं। आमतौर पर अगर कोई साधारण बटलर इस तरह की बात करने की हिम्मत करता तो वैभव निश्चित रूप से अपना आपा खो देता। लेकिन चूंकि राजा भुवनेश्वर ने उसे विशेष रूप से विपिन के साथ अच्छे संबंध बनाने का निर्देश दिया था, इसलिए वह एक आंगन में प्रवेश करने जैसी छोटी सी बात पर बटलर को नाराज नहीं कर सकता था। अन्यथा बाद में चीजों को सुलझाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही संजय मित्तल ने अपनी जेब से पैसे निकाले, उसे बहुत बड़ा झटका लगा। यदि पहले वह इस बात की पुष्टि करने में झिझक रहा था कि विपिन एक स्वर्ग का मास्टर है या नहीं, तो अब वह 100% आश्वस्त था।
मोहन के रवैये का तो कहना ही क्या। स्वामी की यदि वह अपने युग और क्षमताओं के बारे में नहीं जानता तो एक साधारण बटलर मास्टर योद्धा से इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करेगा। इस प्रकाश में 3 डेस्टिनी डिस्क देना वास्तव में इसके लायक था। ओरिजिन सिक्के प्राप्त करने के बाद वैभव ने फिर से दरवाजा खटखटाया और दरवाजे की दरार से नोटों को सरकाया। बटलर मोहन, यह मेरी सराहना का एक छोटा सा टोकन है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे स्वीकार कर सकते हैं और शायद टीचर से मेरे बारे में कुछ अच्छी बातें कहने में मेरी मदद कर सकते हैं। ठीक है, वैभव समझदार है, कुछ लोगों के विपरीत जो केवल यंग मास्टर के बारे में सोचते हैं और हम जैसे लोगों को इंसान नहीं मानते हैं। मोहन ने पैसे लेते हुए जवाब दिया। संजय मित्तल का चेहरा लगभग फटने जैसा हो गया। क्या उसने उसे 10,000 ओरिजिन कॉइन नहीं दिए थे? और फिर भी वह उसे इंसान नहीं मानता था। इंसान की तरह व्यवहार पाने के लिए वह और क्या कर सकता था? बटलर मोहन, परेशान मत होइए। मैं आज अपने साथ इतना पैसा नहीं लाया हूं। मेरे पास सिर्फ 20,000 बचे हैं और मैं यह सब आपको दे रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे लिए कुछ अच्छे शब्द बोल पाएंगे। हालांकि वह निराश था, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। चूंकि वैभव ने पहले ही पैसे दे दिए थे, इसीलिए वह मना नहीं कर सका। एक आह भरते हुए उसने अपनी चीजों को खंगाला और दरवाजे की दरार से आखिरी 2,000 ओरिजिन सिक्के सौंप दिए। ये देखकर कि दूसरे पक्ष ने बिल ले लिए हैं, संजय मित्तल ने खुद को यह पूछे बिना नहीं रह सके, क्या आप कोई सलाह दे सकते हैं बटलर मोहन? वास्तव में यह बहुत सरल है। अंदर से मोहन की आवाज आई। चूंकि तुम यहां माफी मांगने आए हो, तो स्वाभाविक रूप से तुम्हें बाहर ही इंतजार करना चाहिए। इससे ईमानदारी का पता चलता है। क्या तुमने दरवाजे पर बर्फबारी तक में खड़े होने के बारे में नहीं सुना है? एक बार जब यंग मास्टर वापस लौटेगा और तुम दोनों को इस तरह देखेगा, तो वह निश्चित रूप से बहुत प्रभावित होगा। मैं जो कुछ भी करता हूं वह तुम्हारे लिए है। वैभव और संजय मित्तल ने एक दूसरे पर नजरें डाली। यद्यपि तार्किक रूप से यह अजीब लगा, फिर भी किसी तरह यह अस्पष्ट रूप से सही लगा। चूंकि आप माफी मांग रहे हैं, इसीलिए स्वाभाविक रूप से इसके लिए एक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है और दरवाजे पर इंतजार करना उस दृष्टिकोण को दर्शाता है। हालांकि बटलर सिर्फ बटलर था, लेकिन उसके शब्दों में समझदारी थी। लेकिन ऐसा क्यों लगा कि जो पैसा उन्होंने दिया वह व्यर्थ गया? राजा अथर्वराज व्हाइट रॉक अकादमी के गेट पर पहुंचे। उनके चेहरे पर तत्परता साफ झलक रही थी। परिसर की चिकनी समतल सड़कों पर कुछ ही दूरी पर उन्होंने अपनी बेटी के टीचर को लाइब्रेरी से बाहर आते देखा। राजा, आप यहां क्यों आए हैं? विपिन ने उत्सुकता से उनका अभिवादन करते हुए पूछा। अथर्वराज ने राहत की सांस ली और अपने हाथ जोड़ ली। टीचर विपिन, मैं खास तौर पर आपको खोजने आया हूं। मुझे कुछ बात करनी है। विपिन ने असमंजस में उसकी ओर देखा। यदि राजा विशेष रूप से आया था, तो यह कोई महत्वपूर्ण बात होगी। अथर्वराज ने आगे कहा, अभी अभी मित्तल परिवार के मुखिया संजय मित्तल डेस्टिनी हॉल से एक मास्टर योद्धा को सिटी लॉर्ड के मेंशन में आपकी स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए लेकर आए हैं। मैंने गलती से यह बात बता दी कि आपके पास स्वर्ग के मास्टर की प्रतिभा है। मैं? स्वर्ग का मास्टर? विपिन ने एक भौं उठाई। सचमुच आप अपने टीचिंग के माध्यम से छात्रों को स्वायत्त रूप से सीखने की अनुमति दे सकते हैं।
बिना किसी परिश्रम के अभ्यास करने की आवश्यकता के, यह भाग्य की शक्ति है। उसे अनभिज्ञता जताते देख अथर्वराज ने कहा, मुझे पता है कि आप लोग प्रोफाइल रखना पसंद करते हैं, लेकिन अब जब मैंने इसके बारे में बोल दिया है तो इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। विपिन की आंखें चौड़ी हो गईं। हाल ही में उसने स्वर्ग के स्वामी के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन यह पहली बार था जब उसने जाना कि सिखाने की क्षमता भी भाग्य का ही एक रूप है। तो इसीलिए तुमने राशि को मेरे पास भेजा और डीन काल मुझे टीचर बनने के लिए आमंत्रित करना चाहता था। यह सब इसी वजह से हुआ। लेकिन रुको, मैंने पहले कभी इस क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया है। विपिन ने भौहें सिकोड़ी। उसने महसूस किया था कि ये दोनों उच्च पदस्थ अधिकारी उसके प्रति अत्यधिक दयालु थे, लेकिन अब तक वह यह नहीं समझ पाया था कि ऐसा क्यों था। राशि को टीचर के पास भेजने का कारण स्वाभाविक रूप से यह है कि आपके पास संट ग्रेड सोर्स पूल है और आप में असाधारण प्रतिभा है, अथर्वराज ने समझाया। एक संट ग्रेड ओरिजिन कोर। विपिन को आखिरकार समझ आ गया। ऐसा लग रहा था कि दिव्य ऊर्जा का अवशोषण किसी की नजरों से छिपा नहीं था। उसने सोचा था कि वह इसे अच्छी तरह से छिपा रहा है, लेकिन उन्होंने उसकी असलियत जान ली थी। अगर उन्होंने पाया कि उनका तथाकथित अवशोषण केवल स्वर्ग की लाइब्रेरी में इसे संग्रहित करने और विपिन वर्ल्ड को ठोस बनाने के लिए था और वह एक ओरिजिन कोर भी नहीं ढूंढ सका, वे संभवतः उसे प्रतिभाशाली नहीं मानेंगे। बेशक यह ऐसी बात थी जिसे वह उजागर नहीं कर सकते थे। इस मुद्दे पर और अधिक विचार न करते हुए विपिन ने उत्सुकता से पूछा, क्या कोई समस्या होगी अगर वैभव को इस बारे में पता चल गया? बेशक है, अथर्वराज ने सिर हिलाया। अगर आपके पास उनके साथ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है तो यह ठीक है, लेकिन अगर प्रतिस्पर्धा है तो नियति अद्वितीय है। वे जिस स्वर्ग के मास्टर की रक्षा करते हैं वह आपके बढ़ने का मौका मिलने से पहले ही आपके खिलाफ काम कर सकता है, जिससे किसी भी खतरे को जड़ से खत्म किया जा सकता है। भाग्य अद्वितीय है, इसका क्या मतलब है? विपिन ने उलझन में पूछा। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति की नियति अलग अलग होती है। या तो वे सभी साधकों को खत्म कर दें या सभी को आत्मसमर्पण करवा दें, अन्यथा शिखर तक पहुंचना असंभव है, अथर्वराज ने संक्षेप में समझाया। सुनने के बाद विपिन को अंततः समझ आ गया। तुम्हें चिंता है कि वैभव मुझे परेशान करने के लिए मुझ पर नजर रख रहा है ना? यह तर्क वास्तव में समझ में आता है। वे दोनों उसके पास कई सवाल पूछने आए थे। हालांकि उसने विस्तार से सब कुछ समझाया था, लेकिन हो सकता है कि दूसरे पक्ष को उस पर विश्वास न हो, अन्यथा वे स्वर्ग के मास्टर्स को खोजने के लिए भागते नहीं। हां, अथर्वराज ने सिर हिलाया। मुझे सूचित करने के लिए धन्यवाद, मैं सतर्क रहूंगा। यह जानते हुए कि दूसरे पक्ष के इरादे अच्छे थे, विपिन ने सिर हिलाया। जब वे बात कर रहे थे वे उसके निवास के दरवाजे पर पहुंचे। जैसे ही वह वहां जाने वाला था उसने देखा कि वैभव और संजय मित्तल, जिनके बारे में वे चर्चा कर रहे थे, प्रवेश द्वार पर चुपचाप खड़े थे। ऐसे लग रहे थे जैसे कोई गलती करने वाले बच्चे हों। वे बहुत पसीना बहा रहे थे, लेकिन फिर भी स्थिर खड़े थे। अरे नहीं, वे कोई कदम उठाने की योजना बना रहे हैं। अथर्वराज की अभिव्यक्ति बदल गई। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, वैभव और अन्य लोगों ने उन्हें देख लिया और जैसे ही वे उनके पास पहुंचे उनके चेहरे चमक उठे। टीचर विपिन, आप आखिरकार आ ही गए। हम इस बार माफी मांगने आए हैं।
वैभव ने झुककर अपने हाथ जोड़ लिए। माफी मांगना? अथर्वराज और विपिन दोनों आश्चर्यचकित रहे। बताया कि दूसरा पक्ष खतरनाक करना चाहेगा। स्थिति पूरी तरह से इसके विपरीत हो गई, जिससे कोई भी व्यक्ति थोड़ा भ्रमित महसूस कर रहा था। सावधान रहो, मुझे डर है कि कोई चाल है। कोई खाली हाथ माफी मांगने कैसे आ सकता है? अथर्वराज फुसफुसाए। विपिन ने सहमति में सिर हिलाया। सिर्फ इतना कहकर कौन माफी मांगेगा? उन्हें तोहफा जरूर लाना चाहिए। इसी समय आंगन का दरवाजा खुला और मुस्कुराते हुए मोहन अपनी हथेली खोले हुए दौड़ते हुए आए और ढेर सारी चीजें सामने रख दी। मास्टर, आप वापस आ गए। यह मित्तल द्वारा भेजा गया उपहार है। 30,000 ओरिजिन सिक्के, 3 डेस्टिनी डिस्क और वैभव पंडित से 1,00,000 ओरिजिन सिक्के। विपिन दंग रह गया। ओरिजिन सिक्के जैसी वस्तुएं अस्थायी रूप से अनावश्यक थीं, लेकिन 3 डेस्टिनी डिस्क बहुत कीमती थीं। उनमें निहित स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा उसके लिए 7 सितारा लेवल और यहां तक कि उच्चतर तक साधना करने के लिए पर्याप्त थी। अपनी उत्तेजना के विपरीत अथर्वराज ने अपनी आंखें मूंद लीं। इससे दूसरे पक्ष की डेस्टिनी मास्टर प्रतिभा की पुष्टि हुई। उन्होंने उसे दोस्ती करने के लिए अपनी सारी ताकत लगाने की योजना बनाई। अन्यथा वे इतने कीमती खजाने क्यों पेश करते? अरे नहीं, मैंने जो बढ़त पहले ही हासिल कर ली थी वह अब उनसे छिनने वाली है। ऐसा लगता है कि मुझे भी खजाने इकट्ठा करने होंगे और उन्हें उचित दृष्टिकोण के साथ पेश करना होगा। तुम बहुत उदार हो। विपिन ने मुस्कुराते हुए मोहन को सामान रखने का इशारा किया। कृपया अंदर आ जाओ। धन्यवाद टीचर विपिन। वैभव और संजय मित्तल ने राहत की सांस ली। वे लगभग 1 घंटे से बाहर खड़े थे और उनके पैर सुन्न हो रहे थे। छोटे से आंगन के मंडप में नाशक देव सभी के लिए चाय बनाने में व्यस्त था। वैभव और संजय मित्तल पहले ही मिल चुके थे और अब उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। अथर्वराज खुद को मुश्किल से रोक पाया। वह जानता था कि दूसरा पक्ष जानवरों को काबू करने में कुशल है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना अधिक होगा। मुझे वापस आने पर कैंगबैक ईगल आजमाना चाहिए। यह बंदा खाने और दिखावा करने के अलावा कुछ नहीं करता। अब समय आ गया है कि इसे कुछ काम करने दिया जाए। भले ही वह खाना न बना सके या पानी न उबाल सके, पर चाय बनाना तो ठीक रहेगा, है ना? तुम दोनों बहुत विनम्र हो। यह सिर्फ एक गलतफहमी है। जब तक हम मामले को सुलझा लेते हैं तब तक सब ठीक है। उनके इरादे सुनने के बाद विपिन ने हैरान होते हुए भी शांति से स्वीकार कर लिया। यह एपिसोड नंबर 0 सीजन 2 चैनल से लिया गया है। हमारे पास अभी लगभग 60-100 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन हम आपके साथ मिलकर इस संख्या को बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आगे के रोमांचक एपिसोड सबसे पहले आपके पास पहुंचें, तो इस चैनल को ज्वाइन करना न भूलें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखकर कि वह बहुत क्रोधित नहीं था और उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखता था, संजय मित्तल और वैभव को अंततः राहत महसूस हुई। बेशक पहला व्यक्ति अपने संभावित बदले के बारे में चिंतित था, जबकि दूसरा व्यक्ति संबंध बनाने और जांच करने के अवसर का लाभ उठाने के बारे में सोच रहा था। मुझे आश्चर्य है, क्या तुम दोनों के पास कोई और काम है? अगर नहीं तो शायद मुझे कुछ काम निपटाने हैं। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद विपिन ने अपना हाथ हिलाया। पर्याप्त डेस्टिनी डिस्क के साथ
वह सबसे पहले 6 सितारा लेवल टेक्निक को परिष्कृत कर सकता था, जिसे उसने स्वर्ग की लाइब्रेरी में कलेक्ट किया था। लाइब्रेरी में बिताए 1 घंटे से अधिक समय में उन्होंने 6 सितारा लेवल पर 1000 से अधिक पुस्तकें एकत्र कर लीं। यह पर्याप्त होना चाहिए। ऐसे दुर्गम स्थान पर अचानक मास्टर योद्धा का ध्यान उस पर जाना उस पर काफी दबाव डालता है। हालांकि दूसरे पक्ष का रवैया अच्छा था और वे ईमानदारी से माफी मांगने आए थे, फिर भी वह असहज महसूस कर रहा था और जल्द से जल्द अपने लेवल में सुधार करना चाहता था। इसके अलावा मुख्य बात यह थी कि वह यह भी पता लगाना चाहता था कि मास्टर शेख की तरफ से क्या हुआ था, ताकि मदद की जा सके। वास्तव में मैं टीचर विपिन के साथ कुछ चर्चा करना चाहता हूं। वैभव मुस्कुराया। कृपया आगे बढ़ें, विपिन ने इशारा किया। थोड़ी देर रुकने के बाद वैभव ने कहा, मैं यहां डेस्टिनी हॉल का प्रतिनिधित्व करने के लिए कुछ प्रतिभाओं का चयन करने आया हूं, जो मास्टर योद्धा बन सकते हैं या यहां तक कि स्वर्ग के मास्टर्स का टैलेंट भी रख सकते हैं। इसलिए जल्द ही मैं डीन काल के साथ छात्रों के बीच एक प्रतियोगिता आयोजित करने के बारे में चर्चा करूंगा। मैंने सुना है कि आपने जिन 3 शिष्यों को स्वीकार किया है वे असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें भाग लेने की अनुमति देंगे और मना नहीं करेंगे। उसके इरादों से अनजान विपिन ने इतनी छोटी सी बात पर सिर हिलाया। बेशक, लेकिन मेरे छात्रों ने अभी अभी अपनी साधना शुरू की है। नए छात्रों के बीच उन्हें अभी भी अच्छा माना जा सकता है, लेकिन कई पुराने छात्रों की तुलना में उनमें कमी है। साधना केवल अभ्यास के बारे में नहीं है, इसमें तेजी से आगे बढ़ने के लिए विभिन्न युद्ध अनुभवों की आवश्यकता होती है। वह अपने छात्रों के मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा करने के खिलाफ नहीं थे। निश्चिंत रहें टीचर विपिन, यह केवल एक चयन है, इसमें कोई समस्या नहीं होगी, वैभव ने जल्दी से कहा। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद विपिन ने सिर हिलाया। यह तो बहुत ही अच्छी बात है। अपनी बात कहने के बाद वैभव ने संजय मित्तल को छोटे से आंगन से बाहर जाने का इशारा किया। उनका लक्ष्य पूरा हो जाने पर अधिक बोलने से उनकी पोल खुल जाएगी। एक बार जब वे चले गए तो अथर्वराज के पास रुकने का कोई कारण नहीं था और वह विदाई देने के लिए खड़ा हो गया। रुको राजा, मुझे आपसे एक अनुग्रह मांगना है, विपिन ने कहा। अथर्वराज ने देखा, जब तक यह मेरी क्षमता में है मैं मना नहीं करूंगा। संजय मित्तल ने इतने सारे उपहार दिए थे कि एक प्रसिद्ध मास्टर योद्धा ने भी पैसे लाकर दिए, जिससे उस पर काफी दबाव पड़ा। उसे इस बात का डर नहीं था कि दूसरा पक्ष पूछेगा। उसे बस डर था कि वे कुछ नहीं बोलेंगे। अगर मांग होगी तो मदद का कोई रास्ता निकलेगा जिससे दूसरे के मन में उसका वजन बढ़ सकता है। यह मेरे बटलर मोहन के बारे में है, जो एक आवारा भी है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप उसे कोई उपयुक्त पहचान दे सकते हैं, विपिन ने जल्दी से कहा। आवारा को ओरिजिन वर्ल्ड में जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आइटम खरीदना काफी असुविधाजनक है। इसी कारण से उसे मलिक परिवार ने पकड़ लिया था। उस समय तो कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अब जबकि राजा उसके सामने था और वह जानबूझकर उसके साथ अच्छे संबंध स्थापित कर रहा था, तो उसने स्वाभाविक रूप से अपना मुंह खोल दिया। यह आसान है। अथर्वराज हल्का सा मुस्कुराया। सामान्य परिस्थितियों में भटकने वालों को पहचान प्रदान करना जटिल हो सकता है,
यह एपिसोड नंबर 0 सीजन 2 चैनल से लिया गया है। हमारे पास अभी लगभग 60-100 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन हम आपके साथ मिलकर इस संख्या को बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आगे के रोमांचक एपिसोड सबसे पहले आपके पास पहुंचें, तो इस चैनल को ज्वाइन करना न भूलें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस यात्रा को और भी मजेदार बनाते हैं। भटकने वालों को पहचान प्रदान करना जटिल हो सकता है, लेकिन राजा के रूप में उनके लिए यह एक मामूली बात थी। तो मैं आभारी रहूंगा। ओह, वैसे मुझे कुछ भटके हुए लोगों को भी नौकर के रूप में भर्ती करना पड़ सकता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या शहर का स्वामी कुछ और लोगों की व्यवस्था करने में मदद कर सकता है। यह देखकर कि वह कितना निश्चिंत था, विपिन ने बोलने का अवसर लिया। यदि योगदान या व्यय की आवश्यकता होती है तो मैं उनका प्रबंधन कर सकता हूं। अब जबकि मोहन यहां आ गया है तो रोमा, रेणु और अन्य लोगों को भी यहां लाना होगा। चूंकि वह एक बार बोल चुका था, इसलिए एक बार में ही सब कुछ निपटाना बेहतर था। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अथर्वराज ने हंसते हुए कहा, मैं आज रात 20 से अधिक पहचान पत्र भेजूंगा। अगर वह पर्याप्त नहीं है तो मैं और भेजूंगा। बस काफी है। विपिन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। धन्यवाद सिटी लॉर्ड। इतने सारे पहचान चिन्हों के साथ मैं आपका फायदा नहीं उठा सकता। अगर आपको किसी कीमती ओरिजिन बीस्ट को वश में करने की जरूरत है तो बस मुझे बुलाएं। धन्यवाद टीचर विपिन। दूसरे पक्ष से ऐसी प्रतिबद्धता पाने की उम्मीद न करते हुए अथर्वराज की आंखें चमक उठीं।